ओह! मेरे मुँह से गहरा साँस निकल गया। मैं तो समझा था कि शायद तुम भी बेला और अलका की तरह तुम्हें फ़रेब दूँगी, इसने मेरी बात पूरी कर दी। मैं बताती हूँ ये सब कैसे हुआ था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, शहर की सूरत-ए-हाल बहुत ही खौफ़नाक है। पुलिस, रॉ और नागराज के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। तमाम छोटे-बड़े होटल, गेस्ट हाउसेज़ और कोई सराय ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ इन लोगों ने बार-बार छापे न मारे हों। अचाल-चुआर मंदिर की आतिशज़िदगी के बारे में मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। मंदिर को आग नागराज के आदमियों ने लगाई थी और इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे खाते में डाल दिया गया है। मंदिर में इस वक़्त तकरीबन 300 यात्री थे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। इनमें से सिर्फ चंद एक ही जानें बचाकर भागने में कामयाब हो सके थे। ख़्याल है कि तकरीबन 200 अफ़राद जलकर भस्म हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं, मगर इन्हें भी पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पहले इन लोगों को भर दिया गया था जो बम धमाकों में ज़ख्मी हुए थे। प्राइवेट डॉक्टर्स की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं कि वो मंदिर में ज़ख्मी होने वाले तमाम ज़ख्मियों की देखभाल कर सकें। बहुत बुरा हाल हो रहा है ज़ख्मियों का। बहरहाल मैं मालूमात हासिल करती फिर रही थी कि नारायण होटल से निकलते हुए इस हरामी से आमना-सामना हो गया। इसने सुमपुत की तरफ इशारा किया। ये मुझे देखकर ठटका था, लेकिन फिर आगे निकल गया। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इसे मुझ पर शुबा हो गया था। मेरे ज़हन में अचानक ये ख़्याल उभरा, अगर इसने मेरा ताक़ुब शुरू कर दिया तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। हो सकता है कि मेरी निगरानी के लिए ये किसी और को भी इस्तेमाल करता। इस तरह कि मेरे ठिकाने का पता चला लेता और फिर हम दोनों मारे जाते। इसलिए मैंने खुद ही इससे मिलने का फ़ैसला कर लिया। चंद कदम चलने के बाद मैं पलट कर इसकी तरफ आ गई। हम दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठ गए। इसने मुझे बताया कि अलका के कत्ल के सिलसिले में मुझे भी तलाश किया जा रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से इसे यकीन दिलाने में कामयाब हो सकी कि अलका अग्निहोत्री के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है और ना ही मैं किसी खौफ से रोपोश हुई हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें अलका को कत्ल करके आश्रम से फरार होते हुए देख लिया था और तुम्हारी निगरानी करती रही हूँ। मैंने इसे बावर करा दिया कि मैंने तुम्हारा ठिकाना मालूम कर लिया है और अब मरीना क्लब जा रही थी ताकि दुर्योधन को तुम्हारे बारे में इतला दे सकूं। लेकिन अगर ये चाहे तो खुद तुम्हें पकड़ कर दुर्योधन के हवाले कर सकता है। इस तरह इसे भी कुछ अहमियत हासिल हो जाएगी। ये हरामजादा दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ साबित हुआ जो खामोशी से मेरे साथ आ गया। रास्ते में ये बड़े मंसूबे बना रहा था और जानते हो, ये तुम्हें दुर्योधन के नहीं नागराज के हवाले करना चाहता था। नागराज, मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा, मगर ये तो दुर्योधन का आदमी है। ये सब हरामी है, राधा ने कहा, एक दूसरे की काट में रहते हैं। ये तुम्हें दुर्योधन के पास ले जाता तो इनाम में 1000-2000 मिल जाते, जबकि नागराज ने तुम्हारे पूरे 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। ओ इंकशाफ पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। अब तुम जो भी जानकारी चाहते हो इसे हासिल करो, राधा ने कहा। ये सब कुछ जानता है, एक एक बात मालूम है इस हरामी को। इसने सुमपुत की तरफ देखा। इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात और आंखों में वहशत नुमाया थी। मेरे बारे में वो बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि मैं नागराज के हल्के में यमराज के नाम से मशहूर हो चुका हूँ और ये गलत भी नहीं था। अब तक तो मैं वाकई इन लोगों के लिए मौत का फरिश्ता साबित हुआ था। मैं तुम्हारे मुंह से कपड़ा हटा रहा हूँ, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुमने ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकाली तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, समझे? सुमपत ने इस बात में गर्दन हिला दी। इसकी आंखों में वहशत कुछ बढ़ गई थी। मैंने इसके मुंह में ठुनसा हुआ कपड़ा निकाल दिया। मुंह के बल फर्श पर गिरने से वाकई इसके सामने के 2 दांत हिल गए थे। कपड़ा मुंह से निकलते ही मुंह में जमा हुआ खून भी निकल गया। पानी मुझे दो, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैंने राधा को इशारा किया, वो फ्रिज से ठंडा पानी ले आई। मैंने सुमपुत के हाथ भी खोल दिए। मुझे यकीन था कि इतनी पिटाई होने के बाद अब वो ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे इसे मजीद नुकसान उठाना पड़े। राधा पानी का गिलास इसके हाथ में थमा कर काराकोफ उठाई और सामने कुर्सी पर बैठ गई। वो सुमपुत के मामले में मुझसे ज्यादा मोहतात थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सुमपुत किसी तरह बचकर निकला तो इसका क्या हश्र होगा। सुमपुत ने 1-2 मरतबा कुली की, पानी के 1-2 घूंट भरे और गिलास वहीं फर्श पर रख दिया। हाँ, आप बताओ सब कुछ कैसे हुआ? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। अचाल-चुआर मंदिर को आग किसने लगाई थी? नागराज के आदमियों ने, सुमपुत ने जवाब दिया। इसे पता चल गया था कि तुम पिछले 2 महीनों से वहां छुपे हुए हो और पंडित भैरू तुम्हारे साथ हर तरह का तामुन कर रहा है और नागराज को ख़त्म करने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा है। इसे यह भी यकीन था कि कैंप में बम धमाकों के बाद तुम सीधे वहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मंदिर का रुख करने की बजाय अलका के आश्रम पहुंच गए। नागराज को कैसे पता चला कि मैं मंदिर में पनाह लिए हुए हूँ? मैंने पूछा। छमिया ने सब कुछ बता दिया था, सुमपुत ने जवाब दिया। छमिया ने, मैं उछल पड़ा। कैंप में धमाकों के दौरान गोरख सिंह तो खत्म हो गया था, मगर छमिया बच गई थी, सुमपुत ने बताया।
वो शदीद ज़ख्मी हुई थी। इसने नागराज को बता दिया कि साधु के भेष में तुम इसके साथ आए थे और बम तुमने ही लगाए थे। मैं तुम्हारी बातों से कुछ उलझ रहा हूँ सुम्पत, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। पहली बात तो यह है कि छमिया ने ये कैसे कह दिया कि बम मैंने लगाए थे, हालांकि मैंने इसे अपने असल प्रोग्राम से बिल्कुल बेखबर रखा था। वो बेवकूफ़ नहीं है, सुम्पत ने जवाब दिया। जब तुमने इसे साथ चलने को कहा था वो समझ गई थी कि तुम कैंप में कुछ ना कुछ करना चाहते हो। इसका ख्याल था कि तुम गोरख सिंह को घेर कर कत्ल करना चाहते हो, लेकिन बमों का तो इसके जहन में भी नहीं था। इसे गुस्सा इसी बात का था कि तुमने इसे भी धोखे में रखा था और दूसरों के साथ इसे भी मारने की कोशिश की थी। इसलिए इसने तुम्हारे बारे में हर बात नागराज को बता दी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। कैंप में बम धमाकों की इतला मिलते ही नागराज वहां पहुंच गया था। इस वक्त तक वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। 22 आदमी तो फौरी तौर पर हलाक हो गए थे और कई जख्मी हुए थे। छमिया भी जख्मियों में शामिल थी। इसने नागराज को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। नागराज ने इसी वक्त चंद आदमी मंदिर की तरफ दौड़ा दिए। उन्होंने मंदिर के अलावा इस बंगले को भी घेरे में ले लिया था जहाँ तुम छुपे हुए थे, लेकिन पंडित भैरू मंदिर के तहखानों में छुप गया था। नागराज के आदमियों ने शाम तक मंदिर को घेरे में ले रखा था और आखिरकार नागराज के हुक्म पर चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर मंदिर को आग लगा दी गई। इसका ख्याल था कि तुम भी पंडित भैरू के साथ तहखाने में कहीं छुपे हुए हो। आग लगते ही या तो बाहर निकल आओगे या जल कर भस्म हो जाओगे। तुम किस्मत के धनी साबित हुए जो मंदिर नहीं गए थे। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, नागराज बहुत जहरीला आदमी है। वो अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करता। अपने दुश्मनों को माफ़ करना तो मैंने भी नहीं सीखा, मैंने सुम्पत के खामोश होने पर कहा। लेकिन मैं दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए इस तरह पागल नहीं होता। अपनी आवाज़ को काबू में रखता हूँ और बहुत सोच समझ कर वार करता हूँ और मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। मैं खामोश होकर इसकी तरफ देखने लगा, फिर बात जारी रखते हुए बोला। मैंने नागराज की तरह अहमकों की फौज नहीं पाल रखी। गुंडों और बदमाशों पर भरोसा करने की बजाय खोपड़ी से काम लेता हूँ, जिसका अंदाज़ा तुम सब लोग लगा चुके हो। बहरहाल मुझे कैंप के बारे में बताओ, वहाँ कितना नुकसान हुआ। 22 आदमी तो फ़ौरन मर गए, 6 अस्पताल जाकर ख़त्म हुए। इस तरह अब तक 28 आदमी ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें 24 तुम्हारे हमवतन है। सुम्पत ने जवाब दिया। मुझे अपने हमवतनों के मरने का कोई अफसोस नहीं, मैंने जवाब दिया। वो गद्दार थे और गद्दारों का मर जाना ही बेहतर है। बहरहाल कैंप के बारे में हमें कुछ और बताओ। आधे से ज़्यादा कैंप तबाह हो चुका है। इसकी सरगर्मियां बहाल होने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। तुमने कैंप की तबाही के लिए जो बम इस्तेमाल किए थे वो बहुत ताकतवर थे, सुम्पत ने कहा। तुम्हारी सरगर्मियों के बारे में अब तक ऊपर इतला नहीं पहुंची थी, लेकिन अब नागराज को सब कुछ बताना पड़ा। आला हुकाम का ख्याल है कि तुम अकेले नहीं हो सकते। तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ और आदमी भी हैं जो इन मामलात में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। दिल्ली से कुछ माहिरीन को भी तलब कर लिया गया है। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कल से यहाँ डेरा जमाए बैठा है। नागराज ने मंदिर की आतिशजिदगी भी तुम्हारे खाते में डाल दी है। वह अपनी कोई गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं। वो तो यहाँ पर मौजूद रहा के बाज़ अफसरों को भी अपने साथ लपेटने की कोशिश कर रहा है। चीफ मिनिस्टर इसके बारे में सब कुछ जानता है, मगर मैं विश्वास से कहता हूँ कि वो भी नागराज की बातें तस्लीम करेगा और वो साफ बच निकलेगा। हैरत है, सब कुछ जानते हुए भी इसके नखरे उठाए जा रहे हैं। मैंने कहा इसकी वजह है, सुम्पत ने जवाब दिया। वो दहशतगर्दी के कैंप को बड़े अच्छे तरीके से चला रहा था। इसने दहशतगर्दी और तशद्दुद की ऐसी तरकीबें इस्तेमाल की हैं कि कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। ब्रेन वॉशिंग के तो इसने ऐसे तरीके ईजाद किए हैं कि जिन पर हैरत होती है। अगर तुम्हें सिर्फ 15 मिनट इससे बात करने का मौका मिल जाए तो तुम भी अपने देश से सारी वफादारी भूल जाओगे और तुम्हारी बातें सुनकर मालूम होगा कि पाकिस्तान का तुमसे कोई और बड़ा दुश्मन ही नहीं है। इसकी एक और मिसाल मैं तुम्हें बताता हूँ। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला। हमारा एक साथी प्रेम नाथ रा का बेहतरीन एजेंट था। वो पाकिस्तान में कई कामयाब मिशन अंजाम दे चुका था। पूरी इंटेलिजेंस में इसे पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन समझा जाता था। नागराज ने इसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी और वो भारत का दुश्मन और पाकिस्तान का हमदर्द बन गया। इस बहस में इसने अपने एक साथी को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। प्रेम नाथ हमारे लिए ख़तरनाक बन गया। इसे मजबूरन गोली मारकर ख़त्म करना पड़ा। तो तुम्हारा ताल्लुक रॉ से है? मैंने पूछा। हाँ, सुम्पत ने इस बात में सर हिलाया। माउंट अबू में रॉ के कई आदमी हैं जो नागराज और इसके आदमियों पर निगाह रखे हुए हैं। मुझे दुर्योधन और इसके ग्रुप की निगरानी के लिए भेजा गया था। ये सब नागराज के गुर्गे हैं जिन्हें इसने मुख्तलिफ शोबे बांट रखे हैं। अगर हम लोग इनकी सरगर्मियों की रिपोर्ट्स ऊपर न भेजते रहें तो ये लोग बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएं।
नागराज की ओर क्या मंसूबे हैं, मैंने पूछा। वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, ऐसे मंसूबे बनाने में इसका कोई सानी नहीं, सुम्पुत ने जवाब दिया। मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बताए जा रहा हूँ कि तुम माउंट अब्बू की हदूद से जिंदा बाहर नहीं जा सकोगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। बहरहाल इसने जो नया मंसूबा बनाया है वो बहुत ही खौफनाक है, और वो मंसूबा वो ज़ाहिर है जो इसने तैयार किया है। मैंने कहा, ओ वो उछल पड़ा, तुम तो जानते हो। हाँ, मैं इस इंजेक्शन का तजुर्बा भी कर चुका हूँ। नागराज के सामने रवि पंडित पर इंजेक्शन लगने के बाद वो जिस तरह तड़पा था वो मंजर मैं नहीं भूल सका। लेकिन ये इत्मीनान रखो, नागराज का ये मंसूबा हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है, सुम्पुत ने कहा। तुम्हें नागराज पर एक मरतबा हाथ उठाने का मौका मिल गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर मरतबा इस पर हावी रहोगे। और मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं। वो खामोश हो गया। इसके होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त हम में जो बातें हो रही हैं, इसका एक एक लफ्ज़ गोपाल के कानों तक पहुंच रहा है। इसे पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, और तुम्हारे साथ कौन है। ओ, मैं उछल पड़ा। तुम्हारे पास कोई ट्रांसमीटर? मैं घूरती हुई नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। हाँ, मेरे गले में ये लॉकेट देख रहे हो? इसने सोने की चेन में लगे हुए लॉकेट की तरफ इशारा किया। यहाँ आने के बाद जब राधा ने मुझे धक्का देकर गिराया था तो मैंने इस वक्त ये ट्रांसमीटर ऑन कर दिया था। यहाँ होने वाली सारी बातें गोपाल सुन चुका है। इसे ये भी मालूम हो चुका है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि अभी तक लोकेशन नहीं बता सका, लेकिन अब इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले इरादा चील की तरह इस पर झपटी और इसके गले से लॉकेट नोच लिया। सुम्पुत ने उठकर इसे लॉकेट छीनने की कोशिश की थी, मगर मैंने जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो कराहता हुआ वहीं उलट गया। राधा ने लॉकेट खोलकर देखा, इसमें वाकई ट्रांसमीटर पोशीदा था। राधा चल लम्हे इसे देखती रही, फिर लॉकेट फर्श पर फेंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने लॉकेट को पैर के नीचे कुचल दिया। मुझे हैरत थी, सुम्पुत के पास लॉकेट में ट्रांसमीटर मौजूद था, मगर इसने किसी को अपनी लोकेशन नहीं बताई थी। हालांकि वो ऐसा कर सकता था। ये मुमकिन है इसने ये सोच रखा हो कि अपने तौर पर ही हमें जेल करने की कोशिश करेगा। मुझे नागराज के हवाले करके इसे 5 लाख रुपए मिल सकते थे, जबकि ट्रांसमीटर पर इतला देने के बाद रॉ के दूसरे आदमी भी पहुंच जाते और वो इनाम से महरूम रह जाता। तुम्हें इससे कुछ और तो नहीं पूछना? राधा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। नहीं, अब क्या पूछना है? मैंने नफी में सर हिलाया। राधा ने काराकोफ मेरे हवाले कर दी और सुम्पुत के हाथ एक बार फिर पुश्त पर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। तुमने जिंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया सुम्पुत? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। इन आखिरी लम्हों में भगवान को याद कर लो। सुम्पुत की आंखों में खौफ उभर आया। वो कभी राधा की तरफ देख रहा था और कभी मेरी तरफ। राधा ने इसे पैर की ठोकर मारते हुए खड़े होने का हुक्म दिया और फिर धक्के देती हुई कमरे से बाहर ले आई। कॉटेज के गेट से निकलने से पहले इसने मोहतात अंदाज में सड़क पर दोनों तरफ झांका और सुम्पुत को राइफल की जद पर लेकर बाहर आ गई। मैं भी इसके साथ ही था। सुम्पुत का पिस्तौल मेरे हाथ में था। हम सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए और सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगे। इस वक्त रात का 1 बजने वाला था। इस तरफ आबादी वैसे ही बहुत कम थी। पहाड़ियों पर कॉटेज एक दूसरे से बहुत फासले पर थे, इसलिए किसी को मुदाखलत का अंदेशा नहीं था। वो पहाड़ी तकरीबन 400 फीट ऊंची थी। सुम्पुत के हाथ चूके पुश्त पर बंधे हुए थे, इसलिए इसे ऊपर चढ़ते हुए अपना तवाज़न कायम रखने में खासी दुश्वारी पेश रही थी। वो 2 मरतबा लड़खड़ा कर गिरा भी और दोनों मरतबा राधा ने उसे ठोकरें मार कर उठाया था। इसके साथ राधा का सलूक देखकर मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो वाकई इसके साथ अपना कोई पुराना हिसाब चुका रही है। इस पहाड़ी से उतरने के बाद हम एक और छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए। राधा इसे किसी ऐसी जगह ले जाकर मारना चाहती थी जहाँ बाद में इसकी लाश मिल जाए तो हमारा कोई सुराग न लगाया जा सके। गहरी तारीकी और सन्नाटा था। इस पहाड़ी से उतरते हुए सुम्पुत ने अचानक ही एक खड्ड में छलांग लगा दी। राधा चीखती हुई इसकी तरफ पीछे लपकी और साथ ही इसने राइफल का ट्रिगर भी दबा दिया। वीराना फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठा। राधा की चलाई हुई गोली सुम्पुत तक नहीं पहुंच सकी थी। नशीब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राधा के साथ ही मैं भी खड्ड में छलांग लगा दी और नशीब में दौड़ता चला गया। मैं इस खौफनाक हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर सुम्पुत बचकर निकल जाने में कामयाब हो गया तो हमारे बचने के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। दाएं तरफ चीख की हल्की सी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। राधा ने भी वो आवाज़ सुन ली थी और फिर हम दोनों इस तरफ दौड़ पड़े। सुम्पुत तारीकी में किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिरा था। भागते हुए किसी तरह इसके मुंह से ठुनसा हुआ कपड़ा निकल गया था। गिरने से इसे चोट लगी तो वो बेख्तियार चीख उठा। अगर इसके हाथ खुले होते तो वो दोबारा उठकर भाग खड़ा होता या कोई पत्थर उठाकर हम में से किसी पर हमलावर होने की कोशिश करता, मगर जब हम करीब पहुंचे तो वो उठने की कोशिश कर रहा था। राधा इसके साथ अकड़ कर खड़ी हो गई, राइफल सामने को निकाली और ट्रिगर दबाती चली गई। फायरिंग के साथ सुम्पुत की भयानक चीखें भी पहाड़ियों में गूंज उठी थीं। राइफल खामोश हो गई। राधा खुद भी बैठती चली गई और बुरी तरह हाँप रही थी।
चंद सेकंड्स बाद मैंने आगे बढ़कर राधा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। इसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। खड़ी हुई, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और हम वापस चले गए। कॉटेज तक पहुंचने में हमें 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। दरवाज़ा बंद करते हुए राधा ने राइफल एक तरफ फेंक दी और पलटकर मुझसे लिपट गई। इसने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दिया था। इसका जिस्म होले होले कांप रहा था। वो एक खौफनाक तजुर्बे से गुजरी थी और शायद ये इसका रद्द-ए-अमल था। मैंने इसे अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया। चलने में वहीं खड़ा रहा, फिर इसे ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। इसका सारा बोझ मेरे ऊपर था। इसका सांस अब भी फूला हुआ था। राधा को अपने आप को संभालने में तकरीबन 15 मिनट लगे। इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हमें यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल महफूज है, राधा ने जवाब दिया। पहाड़ियों में गूंजती हुई फायरिंग की आवाज़ से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ क्या हुआ है, और अगर कोई दिन में इस तरफ पहुँच भी गया तो इस वक्त तक सुमपुत की लाश शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। इन पहाड़ियों में लातादाद खूनख्वार भेड़िए घूमते रहते हैं। हो सकता है अब तक कुछ भेड़िए वहाँ पहुँच गए हों और उन्होंने दावत उड़ाना शुरू कर दी हो। सुबह अगर वो लाश किसी को मिल भी गई तो शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसकी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, इसने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। तुम मुझे इन औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ पाओगे जिनसे अब तक तुम्हारा वास्ता पड़ा है। तुम्हारे दुश्मन अगर यहाँ तक आ भी गए तो तुम तक पहुँचने के लिए इन्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। क्या मैं उछल पड़ा? क्या मैं ये समझूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? मोहब्बत, और वो भी तुम जैसे वहशी से? राधा के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अरे ये तो इस मिट्टी की मोहब्बत है जिससे तुमने जन्म लिया है। क्या मतलब? मैं चौंक गया। मैं वाकई इसका मतलब नहीं समझा था। अभी बताती हूँ। वह उठ खड़ी हो गई। पहले चाय बना लूँ? इस कमबख्त सुमपुत ने मेरा तो दिमाग हिलाकर रख दिया है। बस सिर्फ चंद मिनट। राधा रसोई में घुस गई और मैं इसकी बात पर गौर करता रहा। इसने कहा, ये तो इस मिट्टी की मोहब्बत है जिससे तुमने जन्म लिया है। मैं इसकी बात का मतलब अब भी नहीं समझ सका था। मेरी जन्मभूमि से इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? वो मेरी रिश्तेदार तो नहीं जो इसे मुझसे कोई ख़ास लगाव होता। राधा तकरीबन 20 मिनट बाद चाय बनाकर लाई थी। इसने एक कप खुद ले लिया और एक मेरे सामने रख दिया। चाय की 2-3 चुस्कियाँ लेने के बाद मैंने इसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही बात शुरू करेगी, मगर मुझे ही ज़ुबान खोलना पड़ी। तुमने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया है राधा, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मिट्टी की मोहब्बत से क्या मुराद है? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी जन्मभूमि से तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? ये मिट्टी की मोहब्बत भी अजीब चीज़ होती है। कोई ख्वाह दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, ये इसे अपनी गिरफ्त से नहीं निकलने देती। राधा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैंने भी इस मिट्टी से जन्म लिया है जिससे तुम्हारा खमीर उठा है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लिया था, राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। वो बात जारी रखते हुए कह रही थी, मैं पाकिस्तान के सहराए थर में वाक़ नगर पारकल नामी एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी। ये शहर भारतीय सरहद के करीब वाक़ है। इसकी 95% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है। हमारा ताल्लुक भील कौम से है। ये कबीला न जाने कब थर में जाकर आबाद हुआ था। बहरहाल मेरे बाप की वहाँ थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे हमारे कुंबे का गुजारा हो रहा था। मैं 1959 में पैदा हुई थी। मेरी पैदाइश पर बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं अपने भाई के 15 साल बाद पैदा हुई थी। इस बीच में मेरी माँ के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं जब 1 साल की थी तो मेरे बड़े भाई जगदेश की शादी कर दी गई। हमारे यहाँ शादियाँ बड़ी बेजोड़ होती हैं। लड़की 12 साल की तो दूल्हा 40 साल का, लड़का 15-16 साल का तो दुल्हन 30-35 साल की। जगदेश की जोरू भी उम्र में इससे 20 साल बड़ी थी, यानी जगदेश 16 का, रेखा 36 साल की। वो बड़ी हसीन थी, ऊंची लंबी सेहतमंद। गांव के कई मर्दों की नज़रें इसी पर थीं। जगदेश की शादी पर मेरे बाप ने वह डेरे के पास ज़मीन गिरवी रखकर लंबा कर्ज लिया था, जो सब की सब शादी पर खर्च कर दी गई। पिताजी ने वह डेरे से वादा किया था कि इसकी रकम 2 साल के अंदर अंदर लौटा दी जाएगी, मगर 2 साल तक थर में बारिश नहीं हुई। ज़मीनें प्याज के मारे चटक गईं। अनाज पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरा साल शुरू होते ही वडेरे ने अपनी रकम की वापसी का तकाजा शुरू कर दिया। तीसरे साल बारिश हुई। इस साल फसल भी अच्छी हुई, लेकिन जब फसल तैयार हुई और कटाई का वक्त आया तो वडेरे के आदमियों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया। पिताजी वडेरे की मिन्नत समाजत करते रहे, थोड़ी सी मोहलत मांगी, मगर वडेरा तैयार नहीं था। इसने अनाज का एक दाना भी नहीं उठाने दिया। राजस्थान के ठाकर और सिंध के वडेरे एक ही कबील के लोग हैं। ये काश्तकारों
हारों और हारियों को अपने ज़र खरीद ग़ुलाम समझते हैं, इन पर जुल्म करना अपना हक समझते हैं। ज़मीन पर कब्ज़ा करने के बाद वडेरे ने बेगार लेना शुरू कर दी। इसने साफ कह दिया कि जब तक कर्ज़े की पाई अदा नहीं हो जाती, ना हमें ज़मीन का कब्ज़ा मिलेगा और ना ही हम कहीं और काम कर सकते हैं। मैं 5 साल की हो गई थी। वडेरे ने हमारे मकान पर भी कब्ज़ा कर लिया था। हम वडेरे के कैदी बन गए थे। मेरे माता पिता, भाई और भाभी दिन भर खेतों में काम करते और रात को मवेशियों वाली हवेली में डाल दिया जाता, जहाँ और भी बेसियों हारी थे। वो भी हमारी तरह वडेरे के कैदी थे। एक रोज़ खेतों पर काम के दौरान वडेरे के 2 आदमी रेखा को पकड़कर ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहे थे कि जगदेश ने देख लिया। झगड़े में इसके हाथों वडेरे का एक आदमी मारा गया। वडेरे के आदमी जमा हो गए। उन्होंने जगदेश को इतना मारा कि वो वहीं पर ख़त्म हो गया। कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।